गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम करेंगे थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। इसको देखने के बाद हम आगे भी एक और टॉपिक को पढ़ेंगे, और इससे पहले हमने किया था ग्रुप कम्युनिकेशन और टाइप्स ऑफ ग्रुप के बारे में हमने देखा था। अगर आपने वो वीडियो ना देखे तो पहले वो वीडियो देखें, या इसके बाद भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, जो सोवियत साइकोलॉजिस्ट थे वाइगोत्स्की, जिनका टाइम था 1896 से लेकर 1934 तक, उन्होंने कहा कि बच्चे सोसाइटी और लोगों से सीखते हैं। तो उन्होंने बच्चों पर, जब हम सीडीपी पढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, तो इसमें भी वाइगोत्स्की के बारे में आता है कि उन्होंने सोशल अप्रोच दी थी, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी दी थी कि बच्चे सोसाइटी और लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, एक्सपीरियंस को रिक्रिएट करते हैं, और एम्पैथी मीन्स स्टूडेंट को समझना चाहिए, स्टूडेंट्स को समझाना चाहिए। तो ये सभी बताया है इस थ्योरी में। और इसके तीन स्टेप्स होते हैं प्रोसेसिंग ऑफ न्यू नॉलेज। जब हम न्यू नॉलेज को प्रोसेस करते हैं तो उसके तीन स्टेप होते हैं। तो पहला होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है इकट्ठे करना, न्यू कॉन्सेप्ट बाय ड्राइंग ऑन मैनी सेपरेट पीसीज ऑफ नॉलेज। न्यू कॉन्सेप्ट होते हैं बाय ड्राइंग ऑन मैनी सेपरेट, अलग अलग पीस ऑफ नॉलेज होते हैं, ज्ञान के अलग अलग टुकड़े होते हैं, तो उनको एक जगह पर एकत्रित किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो पहला स्टेप होता है कंस्ट्रक्शन, फिर होता है स्टोरेज। पहले हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर करेंगे स्टोरेज। मेंटल प्रोसेस ऑफ पुटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू मेमोरी। जब हम कुछ नई चीज सीखते हैं, पहले तो हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर उसको हम बार बार रिवाइज करके मेंटल प्रोसेस से उसको अपने माइंड में फिट कर लेते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर हम कर लेते हैं। फिर थर्ड स्टेप होता है रिट्राइवल। रिट्राइवल का मतलब होता है फाइंडिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड इन मेमोरी। तो फाइंडिंग, प्राप्त करना, एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को यूज करना जो हमारे माइंड में ऑलरेडी स्टोर है, उसको जब हम कहीं पर यूज करते हैं तो वो होता है रिट्राइवल। तो पहला होता है कंस्ट्रक्शन, फिर होता है स्टोरेज, और फिर होता है रिट्राइवल। नेक्स्ट, रिचुअल थ्योरीज। रिचुअल का मतलब होता है पारंपरिक थ्योरीज बेस्ड ऑन बिलीफ, विश्वासों पर आधारित, थिंकिंग, सोच पर आधारित, और मोरालिटी, नैतिकता पर आधारित, एंड कल्चरल, सांस्कृतिक इंटरेक्शन, सांस्कृतिक अंतः क्रिया पर आधारित होती है, जिसमें इमोशंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, संकेत होते हैं। फोकस ऑन इंटरेक्शन, इंटरेक्शन अंतः क्रिया पर फोकस किया जाता है, तो ये होती है रिचुअल थ्योरी। तो रिचुअल थ्योरी में इंटरेक्शन पर मेन फोकस होता है, जिसमें बिलीफ होते हैं, थिंकिंग होती है, मोरालिटी होती है, और कल्चरल इंटरेक्शन होता है। नेक्स्ट है ऑडियंस मार्जिनलाइज्ड थ्योरी। इसमें हेजिमनी होती है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की, एक ग्रुप का वर्सेस डोमिनेंस प्रभाव ज्यादा होता है। जैसे समाज में दो ग्रुप हैं, तो एक ग्रुप का प्रभाव ज्यादा होगा और एक का कम, और जो प्रभाव ज्यादा होगा उसे ही हम कहेंगे ऑडियंस मार्जिनलाइज्ड थ्योरी। तो ये तीन थ्योरी हमने यहाँ पर देखी। अब हम देखेंगे इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन और जो इसके बैरियर हैं, वो बैरियर को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में बस हम करेंगे इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन होता क्या है और इसके टाइप्स कितने हैं। इसे हिंदी में कहते हैं अंतर सांस्कृतिक संचार, कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स। अलग अलग कल्चर्स के बीच, अलग अलग संस्कृतियों के बीच जो संचार होता है उसे हम कहते हैं इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। जैसे उदाहरण के लिए बताया गया, एक क्रिश्चियन कन्वर्सेस विद अ मुस्लिम। जैसे एक क्रिश्चियन है, वो मुस्लिम से बातचीत करता है। वुमन रिसीव्स एन ऑर्डर फ्रॉम अ मैन। एक औरत आदमी से जो ऑर्डर को रिसीव करती है वो। तो ये होता है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन से पहले हमको देखना होगा कि कल्चर होता क्या है। कल्चर का मतलब होता है, कल्चर को हिंदी में कहते हैं संस्कृति। और जैसे वे ऑफ लाइफ ऑफ अ कल्चर, किसी संस्कृति में जीवन जीने के तरीके को कल्चरल वैल्यूज होते हैं, कुछ सांस्कृतिक मूल्य होते हैं। जैसे इम्पैक्ट, हाउ पीपल स्पीक, कि लोग कैसे बोलेंगे, कैसे लिखते हैं,
कैसे काम करेंगे, ऑल एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कल्चर के अंदर ही शामिल होते हैं कि कल्चरल वैल्यूज, कि लोग कैसे इफेक्ट करेंगे, इम्पैक्ट लोगों पर क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे बोलेंगे, कैसे वो लिखेंगे, कैसे काम करेंगे। ऑल एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के सभी पहलू संस्कृति से प्रभावित होते हैं। कल्चर बात करने का तरीका, बोली, भाषा, टेस्ट आदि को इम्पैक्ट करता है। अपने खुद के सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों, कल्चरल बायस्ड, अदर्स बायस के बारे में जागरूक होना किसी के साथ प्रभाव ढंग से संवाद करने में सक्षम होने में एक लंबा रास्ता तय करता है। तो इसका क्या मतलब है कि अपने खुद के सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों, अनबायस्ड और अदर्स बायस के बारे में जागरूक होने से किसी के भी साथ प्रभाव ढंग से संवाद करने में सक्षम होने में एक लंबा रास्ता तय करता है। अगर हम अपने और सामने वाले के पूर्वाग्रहों को जानते हैं तो हम लंबे समय तक कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि उनके पूर्वाग्रह क्या हैं, और हम उनके पूर्वाग्रहों को अगर उनका अपोज ना करें, उनका विरोध ना करें, तो हम लंबा संचार कर सकते हैं। तो लंबा रास्ता तय करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मल्टीकल्चरल कम्युनिकेशन, मल्टीकल्चरल का मतलब होता है जब एक ग्रुप में अलग अलग नेशनलिटी के लोग हों। जैसे अलग अलग नेशनलिटी का मतलब क्या है कि एक ग्रुप में अलग अलग देशों के लोग हों, तो वहां पर होगा मल्टीकल्चरल कम्युनिकेशन। मेड अप ऑफ पीपल विद डिफरेंट नेशनलिटीज, अलग अलग राष्ट्रीयता के लोग उसमें शामिल होंगे। जैसे एक भारत देश का शामिल हो गया, एक पाकिस्तान का, एक अफगानिस्तान का, एक अमेरिका का। ऐसे लोगों के ग्रुप में जब कम्युनिकेशन होगा तो उसे हम कहेंगे मल्टीकल्चरल कम्युनिकेशन। दूसरा है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। क्रॉस कल्चरल का मतलब होता है कंपेयरिंग टू और मोर डिफरेंट कल्चर, दो या दो से ज़्यादा कल्चर्स को कंपेयर करना कि ये वाला कल्चर अच्छा है, वो वाला अच्छा है। जैसे एक हरियाणवी कल्चर है और दूसरा कल्चर है, एक पंजाबी कल्चर है, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये होगा क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। फिर आता है इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन। इंटरेक्शन होती है, रेफर्स टू एक्सचेंज टेकिंग प्लेस बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स। इसमें दोनों कल्चर्स के बीच इंटरेक्शन होता है। फिर इंटरेक्शन बिटवीन कल्चर्स, डिफरेंट कल्चर्स, जब अलग अलग कल्चर्स के बीच, डिफरेंट कल्चर्स के बीच इंटरेक्शन होता है तो उसे हम कहेंगे इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन, बैरियर्स क्या क्या होते हैं? हाइबल्स और वीवर 2009 में इन्होंने बताया था। पहला होता है इथोसेंट्रिज्म। इथोसेंट्रिज्म का मतलब होता है वंस ओन कल्चर इज बेटर देन अदर्स, कि हमारा अपना कल्चर इज बेटर देन अदर्स, हमारा कल्चर दूसरे लोगों से बेस्ट है। पीपल इवेल्युएट अदर बेस्ड ऑन देयर ओन कल्चर, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। पीपल इवेल्युएट करते हैं लोग, इवेल्युएट का मतलब होता है आंकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। अदर्स बेस्ड ऑन देयर ओन कल्चर, अपने कल्चर के बिलीफ और प्रैक्टिसेस के आधार पर दूसरे कल्चर को वो जज करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उनका आकलन करते हैं। इथनोसेंट्रिज्म, इसके भी 3 प्रकार होते हैं आगे। पहला होता है पॉजिटिव लेवल। पॉजिटिव लेवल में क्या होता है? व्हेन यू प्रेफर योर कल्चर ओवर अदर्स पीपल कल्चर। पॉजिटिव लेवल इसका क्या होता है कि जैसे हम दूसरे कल्चर्स के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। व्हेन यू प्रेफर, जब हम खुद के कल्चर को प्रेफर करते हैं और दूसरों के कल्चर्स की बजाय, तो ये होता है पॉजिटिव लेवल, क्योंकि हम इसमें अपने कल्चर को प्रेफर कर रहे हैं, औरों की बुराई नहीं कर रहे, इसलिए हो जाएगा पॉजिटिव लेवल। फिर आता है नेगेटिव लेवल। नेगेटिव लेवल में क्या होता है? वंस ओन कल्चर इज सुपीरियर एंड दैट द बिहेवियर, दूसरों का भी इसी पैमाने पर इवेल्युएट हो। जैसे हमारा कल्चर ऐसे किसी एक चीज में अच्छा है तो दूसरों का भी अगर वैसा ही है तो ठीक, वरना उनका हो जाएगा गलत। वंस ओन कल्चर इज सुपीरियर, हमारा कल्चर सुपीरियर है, एंड दैट द बिहेवियर, तो ये व्यवहार उसमें होता है कि हमारा कल्चर सुपीरियर है। कि जैसे अगर 5 कल्चर के लोग मिले तो 5 में से एक व्यक्ति कहेगा कि हमारा कल्चर सबसे ऊपर है, सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है, चाहे उसमें कितनी भी कमियां क्यों ना हो,
तो ये होता है सुपीरियर, अपने कल्चर को सुपीरियर मान लिया जाता है, दूसरों का भी इसी पैमाने पर इवेल्युएट होगा, ऐसा वो मानता है। फिर आगे आता है एक्सट्रीमली नेगेटिव लेवल। एक्सट्रीमली नेगेटिव लेवल में क्या होता है, इन्वॉल्व्स इम्पोजिंग यूर कल्चरल बिलीफ ऑन अदर पीपल। पहले में था पॉजिटिव लेवल, यानी कि हम अपने कल्चर को प्रेफर करते हैं। दूसरा था नेगेटिव लेवल, जिसमें हम अपने कल्चर को सुपीरियर मान लेते हैं। तीसरा एक्सट्रीमली नेगेटिव लेवल, बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक लेवल या स्तर होता है ये। इन्वॉल्व्स इम्पोजिंग यूर कल्चरल बिलीव्स, जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं उनको दूसरे पीपल पर, दूसरे लोगों पर थोपना कि तुम जैसे हमारे कल्चर में होता है वैसे ही तुमको भी मानना पड़ेगा, वैसे ही तुमको करना पड़ेगा। तो ये होता है एक्सट्रीमली नेगेटिव लेवल। तो ये होता है इथनोसेंट्रिज्म। एजुकेशनल सिस्टम ओनली टीचेस अ पर्टिकुलर कंट्रीज कल्चर एंड इग्नोर्स द अदर्स। जो एजुकेशनल सिस्टम है, जो शैक्षिक संस्था है, सिस्टम है, ढांचा है, ओनली टीचेस, ये सिखाता है ए पार्टिकुलर कंट्रीज, जो एक देश है, देश के कल्चर को, एंड इग्नोर्स द अदर्स, जो हमको शिक्षा के क्षेत्र में सिखाया जाता है कि हमारे यहाँ ये विविधता पाई जाती है। वो एक देश की विविधता बताई जाती हैं, वो किसी अलग अलग कल्चर की विविधता नहीं कि हमको इस आधार पर भेदभाव करना है, बल्कि हमारे देश में इतनी विविधता होने के बाद भी हमारा देश एक है। तो ये संदेश यहाँ पर दिया जाता है। और इग्नोर द अदर्स, जो अन्य विविधताएं हैं जिससे भेदभाव उत्पन्न हो सकता है, उनको शिक्षा के क्षेत्र में इग्नोर किया जाता है। नेक्स्ट होता है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप में होता है माइंड थॉट होता है, कॉग्निटिव फंक्शन होता है, जो मानसिक फंक्शन होता है, ये कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। मेंटल कैटेगराइजेशन होता है इसमें, वंस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस इन इंटरेक्शन विद इट्स मेंबर्स। वंस ऑब्जर्वेशन, किसी की ऑब्जर्वेशन हो सकती है, एंड एक्सपीरियंस, अनुभव हो सकता है, इन इंटरेक्शंस विद इट्स मेंबर, उसके मेंबर्स के साथ कोई इंटरेक्शन ऑब्जर्वेशन की हो सकती है। When a parent tells a child that all beggars are lazy, जब कोई माता पिता में से कोई एक बताता है कि बच्चे को बताता है that all beggars are lazy, बताता है कि सभी भिखारी होते हैं जो वो आलसी होते हैं। तो ये एक स्टीरियोटाइप, एक रूढ़िवादी धारणा बन गई कि जैसे इन्होंने कहा बच्चे को, तो बच्चे के मन में बैठ जाएगा कि ऑल बेगर्स आर लेजी। जैसे समवन सेज, किसी ने कहा ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, तो ऑल मुस्लिम आर टेररिस्ट यानी कि सभी मुस्लिम आतंकवादी होते हैं। ऐसा किसी के मन में अगर बैठ जाए तो कोई बात पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। अगर हमारे मन में वो बात बैठ जाए तो कोई भी उस बात को बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि बचपन से ही अगर हमारे मन में एक बात भर दी जाए तो उसको बाहर निकालना इतना आसान नहीं होगा। ये होता है स्टीरियोटाइप। एक होता है प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज का मतलब होता है बिलीफ सिस्टम, इफेक्टिव बिहेवियर। बिलीफ सिस्टम जो हमारा विश्वास होता है, विश्वास का सिस्टम होता है। इफेक्टिव बिहेवियर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग हेल्ड टुवर्ड्स इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रेस, सोशल क्लास, रिलीजन एंड सेक्सुअल आइडेंटिटी अमंग अदर्स। तो इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है, कोई भी व्यक्ति किसी एक रेस, नस्ल से, सोशल क्लास, सामाजिक क्लास से, रिलीजन, धर्म से, और सेक्सुअल आइडेंटिटी होती है, उसकी लैंगिक पहचान होती है, अमंग अदर्स, तो इनके अलावा। तो इसमें बिलीफ सिस्टम होता है इफेक्टिव बिहेवियर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। तो ये होता है प्रेजुडाइज। नेक्स्ट होता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव पूर्ण। जैसे रेफर्स टू नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव बिहेवियर को ये रेफर करता है दैट आर कॉज्ड बाय प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइपिंग। प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइपिंग से जो होता है वो नेगेटिव बिहेवियर, उसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। वर्बल इंसल्ट्स, अवॉइडेंस, फिजिकल वायलेंस एंड जीनोसाइड एक्सेट्रा। वर्बल इंसल्ट्स होती है, जैसे बोल बोल कर गालियाँ देते हैं, इंसल्ट्स होते हैं, किसी की बेइज्जती करते हैं। अवॉइडेंस, किसी को इग्नोर करते हैं। फिजिकल वायलेंस, किसी से मारपीट करते हैं। एंड जीनोसाइड, गर्भ में ही बच्चे को मार दिया जाता है, उसका पहले लिंग चेक करवा कर कि ये लड़का है या लड़की, तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता है। डिफरेंस बिटवीन स्टीरियोटाइपिंग एंड प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइपिंग में अंतर क्या होता है? बेस्ड ऑन इमेजेस that we see in the media and viewpoint passed on by parents, peers and other members of society can be positive or negative।
जैसे बेस्ड ऑन इमेजेस होता है, इमेजेस हमारे मीडिया पर शेयर की जाती हैं, जिससे मीडिया और व्यू पॉइंट्स पास ऑन बाय पेरेंट्स, पीयर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। जैसे हमारा एक धारणा बन जाती है, हमारा एक विश्वास बन जाता है कि जैसे अगर कोई हमारे माता पिता एक ही बात को कहें कि हमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, या हमारे पीयर्स होते हैं जो सहपाठी होते हैं, सहकर्मी, अगर हम उनके साथ जैसा रहेंगे, जैसे लोगों के साथ हम रहेंगे वैसे ही हम बन जाते हैं। तो हमारा बिहेवियर और व्यू पॉइंट उनके अकॉर्डिंग ही चेंज होता है। जैसे अगर हम मीडिया में आतंकवादी गतिविधियों को देखते हैं तो हमारा रुझान वहीं पर बढ़ेगा, या हम कोई गेमिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो हम गेमिंग की खेलेंगे या गेम ही खेलेंगे। तो ये होता है इमेजेस, बेस्ड ऑन इमेजेस होता है दैट वी सी इन द मीडिया। जो हम मीडिया में देखते हैं, व्यू पॉइंट्स हमारे व्यू बनते हैं, पास्ड ऑन बाय पेरेंट्स, पेरेंट्स के द्वारा बनते हैं, पीयर्स के द्वारा एंड अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, समाज के अन्य लोगों के से भी हम प्रभावित होते हैं। कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। और प्रेजुडाइज क्या होता है, ये तो था स्टीरियोटाइपिंग। ए प्रेजुडाइज ऑन ओपिनियन और एटीट्यूड अबाउट ए ग्रुप और इंडिविजुअल। प्रेजुडाइज एक ओपिनियन होता है, विचार होता है, या एटीट्यूड होता है अबाउट ए ग्रुप, एक व्यक्ति के बारे में जो हमारा एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड भी हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, ये होता है प्रेजुडाइज। स्टीरियोटाइपिंग में तो होता है हमारी एक धारणा होती है कि ऐसे लोग गलत होते हैं या ऐसे लोग सही होते हैं, तो ये हो गया स्टीरियोटाइपिंग। लेकिन अगर हम किसी ग्रुप के बारे में कोई एटीट्यूड बना कर रखते हैं या कोई विचार बना कर रखते हैं तो वो होता है प्रेजुडाइज। तो ये दोनों में अंतर था। एडवांटेजेस ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। एडवांटेज क्या होते हैं इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के? टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन पॉजिटिव इंटर ग्रुप रिलेशंस। टू एस्टेब्लिश स्थापित करने के लिए, एंड मेंटेन पॉजिटिव इंटर ग्रुप रिलेशंस, दो ग्रुपों के बीच सकारात्मक रिलेशंस स्थापित करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इंक्रीज कल्चरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। तो इंक्रीज कल्चरल नॉलेज, जो हमारे सांस्कृतिक ज्ञान है उसको बढ़ाने के लिए, एंड अवेयरनेस और जागरूकता को बढ़ाने के लिए इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी, जो कम्युनिकेशन स्किल है और टॉलरेंस है वो भी हमारी बढ़ जाती है इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन से। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या क्या होते हैं? फॉरेन स्टूडेंट्स के इंटरव्यू में सुनने को मिलता है कि उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। दोनों पक्षों को कल्चरल एक्सपेक्टेंस ना हो तो कन्फ्लिक्ट और सोशल एलिनेशन या अलगाव हो सकता है। जैसे फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं, भारत में पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनके इंटरव्यू को सुनने में आता है कि लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये होता है डिसएडवांटेज कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते, कभी कभी हम उनको अपना नहीं पाते। दोनों पक्षों के कल्चरल एक्सपेक्टेंस ना हो, जैसे एक कल्चर में कुछ कमी है और दूसरे में भी कुछ कमी है, अगर दोनों ही उनकी कमियों को स्वीकार करें और उनके थोड़े थोड़े कल्चर को एक्सेप्ट करें, अपनाएं, तो कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अगर एक्सेप्टेंस ना हो तो दोनों में कन्फ्लिक्ट होगा और सोशल एलिनेशन या अलगाव हो सकता है, सामाजिक अलगाव, यानी कि वो अलग अलग रहने लग सकते हैं। तो ये होता है इनका डिसएडवांटेज। फिर हमने हाई कॉन्टेक्स्ट और लो कॉन्टेक्स्ट भी देखा था। हाई कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि ना में भी हाँ होती है। जैसे अगर हम किसी के घर में जाएं और कोई हमको चाय के लिए पूछे और हमने कहा ना, और अगर वो ना बना कर लाए तो हम बाद में कहेंगे कि उन्होंने तो हमको चाय तक नहीं पिलाई। तो इसका मतलब होता है कि हाई कॉन्टेक्स्ट। और ये होता है एशिया में, एशिया बल्कि जैसे हमारे देश में होता है तो हम एशिया में ही आते हैं, तो एशिया में होता है हाई कॉन्टेक्स्ट। लो कॉन्टेक्स्ट, नो मीन्स नो, अगर किसी ने नो कह दिया, ना कह दिया, तो इसका मतलब ना ही होगा, उसका मतलब हाँ नहीं होगा। तो ये होता है बेसिकली यूरोप में। तो हाई कॉन्टेक्स्ट और लो कॉन्टेक्स्ट होता है ये। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, संचार में बाधाएं क्या क्या होती हैं। संचार में बाधाएं देखेंगे, साइकोलॉजिकल बैरियर्स देखेंगे, फिजिकल बैरियर्स, और भी हम बहुत सारे बैरियर्स की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हाई कॉन्टेक्स्ट और लो कॉन्टेक्स्ट का हमको ध्यान रखना। हाई का मतलब होता है ना में भी जब हाँ होती है तब, और लो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है ना का मतलब ना ही होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने पिछले क्लासेज को ना देखा हो तो यहीं पर स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट दिखेगी, तो वहाँ पर क्लिक करके
अब तक की सभी वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।